बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2। अब इस एक्सरसाइज में डिस्कस तो होना है ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स के ऊपर किस तरह के ऑपरेशन अप्लाई होंगे उसके बारे में डिस्कशन होनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज से तो आप लोग बचपन से ही फेमिलियर है कि कैसे हम लोग चीज़ों को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे चीज़ों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं ना, उस ही तरह जब हम सेट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हम सेट्स की दुनिया में when we enter in the world of sets, तो we use some operations जैसे लाइक इंटरसेक्शन होगा, यूनियन होगा, एक्सेट्रा, इस तरह के हम ऑपरेशंस यूज करेंगे। मैं पहले बात करता हूं पहले ऑपरेशंस विच आर ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन सेट्स, जो ऑपरेशन सेट्स के ऊपर इस्तेमाल होंगे। अहम टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि सेट्स के ऊपर किस किस तरह के ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं। पहला ऑपरेशन जो मैं बात करता हूं जिसके बारे में वो है यूनियन का ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन जो सेट्स के ऊपर अप्लाई होगा वो है मेरे पास पहला, वो है यूनियन। यूनियन पहला यूनियन का ऑपरेशन किसी भी, पहले तो मैंने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, अब उन दो नॉन एम्प्टी सेट्स के ऊपर यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकली इसको प्रेजेंट किया जाता है, लिखा जा सकता है। इसको लिखने का तरीका यह है मैथमेटिकली कि मैं दो सेट्स का अगर यूनियन लूं, ए यूनियन बी, तो वो रिटर्न होगा इस सिंबल से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी। उसका मतलब होगा कि वो जो एलिमेंट आएगा एक्स, वो बिलोंग करेगा मेरे पास सेट ए को, और एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट बी को। अब यहां पे आर और ये दो जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होगा आर और इस सिंबल का मतलब होगा एंड। आर का मतलब होगा कि मेरे पास, यानी मेरे पास चॉइसेस हैं, तो उन चॉइसेस में से मैं कोई भी चूज कर सकता। एंड का मतलब होगा कि उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है मेरे ऊपर कि मैंने यही चूज करना है इन दो सिचुएशंस में से। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने एक सेट ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 और 3, और उसी तरह एक सेट b ले लिया मैंने 3 4 और 5। जब इन दोनों का यूनियन निकालना है a यूनियन b, इसका मतलब होगा जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद होंगे उनको मैंने लिख लेना है इकट्ठा करके। दोनों सेट्स में, पहले सेट में मौजूद है 1 2 3, और एक और अहम चीज, रिपीटिशन आर नॉट अलाउड। दूसरे सेट में 3 मेरे पास लिख लिया, मैंने एक बार ही लिखना था, बाकी 4 और 5। इसी तरह दो सेट्स का यूनियन ले लिया। अब दूसरा ऑपरेशन जो सेट्स के ऊपर अप्लाई होगा वो है इंटरसेक्शन का। नंबर 2 कि हम कैसे इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करें। इंटरसेक्शन का, अब इंटरसेक्शन की अलामत इसी का ही उल्ट, वो रिप्रेजेंट होगी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होगा जो आंसर आएगा, ये एक्स रिप्रेजेंट करता है इन दोनों का जब यूनियन लेके, ये वाली चीज मैंने प्रेजेंट करनी होती है, ये एक्स इसको प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे x एंड x ए को भी बिलोंग करेगा, एंड का मतलब है दोनों के अंदर जो एलिमेंट होंगे मैंने वही लेना है, और x जो होगा वो प्रेजेंट करेगा b को, x बिलोंग करेगा b को भी। एग्जांपल के तौर पर मैंने सेट a ले लिया 2 3 4, और सेट b ले लिया मैंने 4 5 और 6। अब a इंटरसेक्शन b जब मैं निकालूंगा, दोनों में कौन सा एलिमेंट सेम है, 4 ही है, तो 4, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब एक ऑपरेशन है इसमें डिसजॉइंट सेट, क्या होता है नंबर 3, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट्स का मतलब होगा इंटरसेक्शन की ही नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है कि अगर मैं दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालूं तो मुझे क्या मिले, एम्प्टी सेट मिल जाए, वॉइड सेट या नल सेट मिल जाए, कोई एलिमेंट उस सेट में मौजूद ना हो, तो उस सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। वो कैसे कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो मुझे एम्प्टी सेट मिले, दोनों के अंदर मैं सेट्स के अंदर चेक करूंगा कोई एलिमेंट सेम है, कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो नल सेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सेट ए ले लिया मैंने 1 2, और सेट बी ले लिया मैंने 3 और 4, दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं।
3 4 है जी इसका मेरे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, किस डिफरेंस ऑफ सेट नहीं, 4 लिख लेते हैं हम ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स के सेट्स कब ओवरलैप करेंगे? ओवरलैपिंग का मतलब होगा कि एक सेट्स के एलिमेंट्स अगर मैं ओवरलैपिंग का मतलब होगा इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, कि अगर दो सेट्स का मैं इंटरसेक्शन लूं तो वो मेरे पास नॉन एम्प्टी आए, दो सेट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं और वो मेरे पास नॉन एम्प्टी आए। और दूसरी चीज आइदर ना ही वो सबसेट होना चाहिए ना ही बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर, और ना ही वो ना सबसेट होना चाहिए दूसरे का, नाइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर। इसकी एग्जांपल पर लिख लेता हूं मैं एक, जैसे सेट ए ले लिया अगर मैंने एग्जांपल के तौर पर 2 3 4 5 6, और सेट बी ले लिया मैंने 5 6 7 8 9 10, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है 5 और 6, 5 और 6। अब ना ही ये सबसेट बन रहा है किसी दूसरे का, ये सबसेट नहीं है। अब क्या, अब ये एक सबसेट है फॉर एग्जांपल लूं, क्या ये सबसेट है इसका और इसका सबसेट है, दोनों में सबसेट बन रहा है, इसके दोनों के दोनों एलिमेंट इसमें भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है। इसके बाद में बाय द इज अ सबसेट ऑफ द अदर द सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। अब बात करता हूं पार्ट 5 द डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों तो उनका डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ए डिफरेंस बी, इस साइन से माइनस की साइन से इससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि मैं दो सेट्स का डिफरेंस ले रहा हूं, और इसका मतलब होगा कि इसका आंसर एक्स उसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो एक्स होगा ये बिलोंग करेगा, इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए से आएंगे एंड एक्स जो होगा वो बी को बिलोंग नहीं करेगा, एक्स के एलिमेंट्स बी को बिलोंग नहीं करेंगे, कि मैं एक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो मैं बी से नहीं ले सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने एक सेट ले लिया 2 3 और 4 और एक सेट बी ले लिया मैंने 3 4 और 5, दोनों का जब मैं डिफरेंस निकालूंगा ए डिफरेंस बी, मैंने ए का एलिमेंट लेने, ए का 2 और 3, लेकिन 4 इसमें आ रहा है 3 भी आ रहा है इसमें, तो मैं वही एलिमेंट ए का लूंगा जो बी में मौजूद नहीं है, यानी ए के तमाम एलिमेंट लेने होते हैं मैंने सेट ए के। अगर तो कोई एलिमेंट उस दूसरे सेट में रिपीट हो रहा है तो मैं उसको नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर तमाम के तमाम एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे तो मैं तमाम के तमाम लिख रहा हूँ। अब ये तो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो मैं इनको नहीं लिखूंगा, बी को तो मैंने ऑलरेडी छोड़ देना है, तो बाकी ये सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। तो ये मैंने डिफरेंस ले लिया। पार्ट 6 है जी, 6 वाला मेरे पास ऑपरेशन वो है, मेरे पास डिफरेंस ले लिया, 6 वाला है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं एक सेट का। कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं एक सेट का? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कि ए का सी, या इसको ए डॉट इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए के कॉम्प्लीमेंट को, और ये वाली चीज बराबर होती है मेरे पास यूनिवर्सल माइनस ए, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, यानी डिफरेंस ए। अब यूनिवर्सल का क्या मतलब? यूनिवर्सल का मतलब यह है कि अगर मैं एक सेट ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर से मैंने 1 से लेकर 10 तक डिजिट का एक सेट बनाया है, तो ये जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके अंदर वो पूरे का पूरा नेचुरल नंबर का सेट ही मेरे पास यूनिवर्सल सेट होगा। एग्जांपल के तौर पर ये मैंने ना एक सेट लिया ए 1 2 3, ये सेट लिया, तो अगर मैं यूनिवर्सल लूं तो यूनिवर्सल मेरे पास पूरे का पूरा नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 सो ऑन, यूनिवर्सल पूरे का पूरा नेचुरल नंबर है। तो जब मैं इसका डिफरेंस निकालूं कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो होगा यूनिवर्सल डिफरेंस ए, यानी यूनिवर्सल के एलिमेंट आएंगे लेकिन वो नहीं आएंगे जो ए में रिपीट हो रहे हैं, इन तीनों को छोड़कर 4 5 बाकी सारे का सारा नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। तो ये था कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालता है। ये 6 के 6 ऑपरेशन सेट के बहुत ही अहम ऑपरेशन थे और सिर्फ ये 6 ही थे। अब एक और अहम टॉपिक, बहुत ही अहम टॉपिक और रियलिटी के अंदर भी इस्तेमाल होता है, हम इस टॉपिक के जरिए रियल लाइफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं।
वो है कि सेट्स को वेन डायग्राम के जरिए प्रेजेंट करना, सेट्स को प्रेजेंट सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम, कि कैसे हम सेट्स को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट एक इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन, एक इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन जॉन वेन ने, जो कि मेरे पास 1834 टू 1883 तक रहा एडी, उसने इसके ऊपर काम किया और उसने इसको प्रेजेंट करने के तरीके हमें बताए जो हम आज तक यूज कर रहे हैं। जॉन वेन ने डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट पेश किया था कि कैसे सेट्स को हम डायग्राम की मदद से शो कर सकते हैं। फर्स्ट इसके ना कुछ यानी कि ना उसने कहा था कि अगर मेरे पास एक ना, उसने ना रेक्टेंगल के जरिए सेट्स को प्रेजेंट करने का तरीका बताया था कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है, पूरे का पूरा तो यूनिवर्सल होगा लेकिन इसके अंदर होगा ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूं, ए का कॉम्प्लीमेंट तो पूरे का पूरा यूनिवर्सल आएगा, ये ए नहीं आएगा, ए को छोड़ देना है। ये तो उसने इसको ना प्रेजेंट करने का तरीका बताया यूजिंग डायग्राम। ज्यादा डिटेल्स में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी, बस थोड़ी सी होनी है, हायर क्लासेस में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में। अब ना कुछ ना इंपॉर्टेंट इसने ना इसमें टॉपिक्स है कुछ इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम जब सेट्स डिसजॉइंट हो तब कैसे मैं ड्रा करूंगा वेन डायग्राम, जब सेट्स मेरे पास डिसजॉइंट सेट्स हो, जब मेरे पास ओवरलैपिंग सेट हो, तो मैं कैसे ड्रा करूंगा, जब मेरे पास एक सेट दूसरे का सबसेट हो या दूसरा सेट बी पहले का सबसेट हो, ए का सबसेट हो। उसने बताया कि उनको मैं कैसे प्रेजेंट कर सकूं। पहली बात उसने की कि अगर मेरे पास दो सेट्स हैं उनका यूनियन लो, तो ए सेट बी दोनों का यूनियन लो तो डिसजॉइंट मैं कैसे उनको पेश कर सकूं। पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रा की मैंने, रेक्टेंगल ड्रा की, यूनियन का मतलब होगा कि वो एलिमेंट जो दोनों के अंदर मौजूद होंगे, पहले तो यूनिवर्सल। डिसजॉइंट का मतलब होगा कि वो सेट अलग-अलग होंगे, सेट ए सेट बी। यूनियन का मतलब है कि वो सेट जो दोनों में मौजूद है, तो मैं यूनियन ले रहा हूं तो मैं ना हॉरिजॉन्टली लाइंस को ड्रा कर लूंगा, हॉरिजॉन्टली लाइंस ड्रा कर ली। अब इसका मतलब होगा कि जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूं, जब मैं इंटरसेक्शन लूं ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे एम्प्टी सेट ही मिलेगा क्योंकि दोनों को आपस में मिल नहीं रहे, एम्प्टी सेट मिलेगा। तो जब मैं इनकी कार्डिनलिटी निकालूं, वो भी आगे मैं बताता हूं कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट, कि जब मैं ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी निकालूं तो वो बराबर होगी मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए नेगेटिव प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। यूनियन की बात अब बात करता हूं ओवरलैपिंग। ये यूनिवर्सल सेट, ओवरलैपिंग का मतलब है कि सेट आपस में मिल रहे हैं, सेट ए ये होगा सेट बी, यूनियन दोनों के अंदर ही मौजूद हो। यहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रा होनी है। हॉरिजॉन्टली लाइंस ड्रा। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं लूं, ए इंटरसेक्शन बी लूं, तो क्या एम्प्टी सेट आएगा? नहीं, अब एम्प्टी सेट नहीं आएगा। दोनों का ए इंटरसेक्शन बी लूं क्योंकि ये सिंपल यानी एक सेम पार्ट आ रहा है जो दोनों के अंदर कॉमन है। इंटरसेक्शन लूं डज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आ रहा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो ए कार्डिनलिटी निकालूं, अगर मैं इंटरसेक्शन की ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी निकालूं तो वो आएगी मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर कितने मौजूद है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर मौजूद कितने हैं, और नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तीसरी बात करता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है
ए इसका मतलब होगा कि ए पूरे का पूरा सेट ही बी के अंदर मौजूद है, तो ये तो हो जाएगा सेट बी, तो ए सेट पूरे के अंदर सेट बी के अंदर मौजूद है, यूनियन ये दोनों के अंदर ही हो, तो ये भी इस तरह हॉरिजॉन्टली लाइंस ड्रॉ होगी। जब इंटरसेक्शन लेना तब मैं वर्टिकली लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। ये वाली चीज होगी, इसके अंदर भी दोनों का इंटरसेक्शन लूं, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या एम्प्टी सेट के इक्वल आएगा? नहीं, यहां पर जरूरत ही नहीं है, वो एम्प्टी सेट की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों का अगर मैं यूनियन निकालूं ए यूनियन बी तो सेट बी के इक्वल ही आएगा वो, तो वो सेट बी के इक्वल ही आएगा। और अगर कार्डिनलिटी निकालूं मैं ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी, तो वो कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी के इक्वल ही आएगी। इसके लिए ड्रॉ करता हूं मैं यूनिवर्सल। अब बी सेट है ए, यानी बी पूरे का पूरा सेट अब मौजूद है ए के अंदर बी, तो इसको भी उसी तरह हॉरिजॉन्टली लाइंस ड्रॉ की। पहली चीज है जो इसमें वो है मेरे पास कि ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन निकालूं तो सेट ए के बराबर आएगा, ए यूनियन बी। कार्डिनलिटी निकालूंगा अगर मैं ए यूनियन बी की, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी की निकालूं तो वो कार्डिनलिटी ऑफ ए के इक्वल ही आएगी। दूसरा, मैंने ना सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन की ही डायग्राम ड्रा करनी है, क्योंकि ज्यादा डिटेल वो डिफरेंस वाली डायग्राम्स वो आप लोग ये अगर चीज समझ आ गई तो वो चीज भी समझ आ जाएगी। दूसरी चीज मैं ड्रा करता हूँ इंटरसेक्शन के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी, इसकी पहली डायग्राम मैं ड्रा करूंगा डिसजॉइंट सेट्स के लिए। रेक्टेंगल दो डिसजॉइंट सेट ले लिए यूनिवर्सल, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो कुछ भी नहीं आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास फाई के बराबर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। दोनों का इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी भी 0 के बराबर ही आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। दूसरी चीज मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ओवरलैपिंग सेट के लिए, कि सेट ओवरलैप हो रहे हैं, एक सेट दूसरे के अंदर मौजूद है, ए और बी इंटरसेक्शन जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये वाली चीज ड्रा होनी है, लेकिन वर्टिकली लाइंस मैंने वर्टिकल ड्रा करनी है। तो ये चीज दोनों का इंटरसेक्शन 0 के बराबर नहीं है। दोनों का ए इंटरसेक्शन बी लूं डज नॉट इक्वल टू फाई। कार्डिनलिटी अगर मैं निकालूं, जरूरी नहीं है कार्डिनलिटी निकालने की, ये वाली चीज यूनिवर्सल सेट, सेट बी के अंदर सेट ए मौजूद है, क्या है जो दोनों में ही कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है? ऑब्वियसली बात है कॉमन ए ही है, तो ए को मैंने ड्रॉ कर लिया। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, सेट ए के इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए। और दूसरी चीज कि अगर मैं कार्डिनलिटी निकालूं ए इंटरसेक्शन बी, तो वो आएगी मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट, सेट ए उसके अंदर मौजूद है, सेट बी दोनों के अंदर कॉमन है, सेट बी ही ड्रा कर लिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन सेट बी के, ए इंटरसेक्शन बी सेट बी के कार्डिनलिटी निकालूं अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी के, तो मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी होगी। आगे डिफरेंस के बारे में बताया गया और उसके बारे में डायग्राम्स है। इसमें ना डायग्राम्स के ऊपर सेट्स को इतनी ज्यादा डिटेल्स में डिस्कशन नहीं की गई, ज्यादा सिर्फ इतने बेसिक चीजों से ही हमें पता अंदाजा लग जाता है कि कैसे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को वेन डायग्राम की मदद से सोल्व कर सकते हैं। अब एक और चीज जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है वो है कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसकी टोटल 8 प्रॉपर्टीज है। 2 इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और 2 इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। पहले बात करता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, वो है मेरे पास कि ए यूनियन बी लूं तो वो बराबर होगा बी यूनियन ए। ये थी मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। दूसरी है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। पांचवी और छठी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पांचवी है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और वो है मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, वो चीज बराबर होगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एसोसिएटिव ये है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। छठी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये चीज बराबर होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। 7 है मेरे पास। 7 जो प्रॉपर्टीज है वो डिमॉर्गन्स लॉ की 2 प्रॉपर्टीज है कि अगर मैं ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो आएगा मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। 8वीं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो आएगा मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ। ये थी 8 प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आगे वो बात कर रहा है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की, कि कैसे हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को जो सेट्स की फॉर्म में दिए गए हों उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला, एक मेथड जो इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को अगर हमने सॉल्व करना है जो सेट्स की फॉर्म में दी गई हों तो उसको सॉल्व करने के लिए जो टॉपिक इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन।
इसके अंदर अगर मैंने दो के ऊपर अप्लाई करना है, जैसे दो फॉर टू सेट्स के लिए, और वो जो सेट्स होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए। अगर दो सेट्स की कार्डिनलिटी मैंने फाइंड आउट करनी है, जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी, तो इनकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला है मेरे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, कि कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फार्मूला, ये अगर मेरे पास अगर दो सेट्स दिए गए हों तो उनकी मेरे पास ये फार्मूला इस्तेमाल करके मैं उन दोनों फार्मूले की कार्डिनलिटी फाइंड आउट कर सकता हूं। ये कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होगा कि मेरे पास मैंने यानी कि जितने आइटम्स या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं वो दोनों के दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होंगे। तो अगर मैंने ये चीज सिलेक्ट करनी है कि दोनों के दोनों कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने के मैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ मेरे पास ऑब्जेक्ट्स ये दोनों सेट्स के अंदर, दोनों सेट्स में है, दोनों सेट्स के अंदर सिमिलर मौजूद है, उनकी अगर फाइंड आउट करनी है तो इसको उठाकर मैं इधर ले आऊंगा, ये उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। ये तो थी कि हम कैसे दो सेट्स के ऊपर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे कि अगर मेरे पास तीन सेट दिए गए हो, तीन सेट्स की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं जो तीन सेट की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का, कि ए यूनियन बी यूनियन सी, उसके लिए कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा बी, नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है फॉर्मूला कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने का। ये फार्मूला मैं तब इस्तेमाल एग्जांपल के जरिए, ये ना फार्मूला इस्तेमाल करना हमें एग्जांपल के जरिए आएगा जब एग्जांपल सोल्व होंगी। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 शुरू। चीजें क्लियर होती हैं एग्जांपल के जरिए, और मैंने कोई एग्जांपल तो बताई नहीं, सो आई डोंट थिंक सो कि क्लियर हुई होंगी आप लोगों की या नहीं, क्या नहीं सकता। चलो एक्सरसाइज करेंगे तो फिर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्सरसाइज 3.2 3.2। अब इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कंसिडर कर लिया कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है u और x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 वेयर x ग्रेटर देन है 0 लेकिन लेस देन इज इक्वल टू 3 है। कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कंसिडर, मेरे पास ना एक यूनिवर्सल सेट है u और वो उसने दिया गया है कि x और x इज मल्टीपल ऑफ, x क्या है मल्टीपल ऑफ 2 है एंड x ग्रेटर देन है 0 लेकिन वो लेस देन है इक्वल टू कितना है 30, वो 30 से छोटा होगा। ये उसने मुझे यूनिवर्सल सेट दिया है और उसने मुझे सेट ए भी दिया है। ए उसने दिया है सेट मुझे कि x और x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, कि x 6 का मल्टीपल है। उसने सेट बी भी मुझे दिया हुआ है कि x है और x इज अ मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8। अब इसके 3 पार्ट हैं, सेट्स दिए गए हैं, ये वाली चीज है, ये उसने मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। पहले वो कह रहा है कि इनको कन्वर्ट करो टेबुलर फॉर्म में। पहले सवाल में वो कह रहा है कि इन एलिमेंट्स को a और b को टेबुलर फॉर्म में लिखो। पहला सवाल, पहले पार्ट में वो कह रहा है इस सवाल के कि राइट इन टेबुलर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहले तो मैं यूनिवर्सल सेट लिख सकता हूं कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। पहले तो यूनिवर्सल सेट मैंने लिख लिया, u x का मतलब होगा जी यहां पर मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, और वो उसने क्या कहा है कि वो 0 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है। मल्टीपल ऑफ 2 कौन से होंगे? 2 का ना मैंने टेबल शुरू कर लेना है,
2 1 जा 2, 4 6 8 10 12, ये चलता जाएगा, ये मेरे पास 30 तक जाएगा। ये हो गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट। उसके बाद कह रहा है सेट ए को रिप्रेजेंट करो टेबुलर फॉर्म में। सेट ए क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है, लेकिन एक्स जो है कंडीशन दी है कि वो 30 से छोटा होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 6, 6 का टेबल, 6 1 जा 6 12, ये 30 तक जाएगा। पार्ट बी में वो कह रहा है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 8, लेकिन 8 भी 30 से छोटा होना चाहिए। 24, ये 24 तक जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 32 आएगा, वो मैं नहीं लिख सकता। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया कि इन तीनों के तीनों सेट्स को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। पार्ट 2 इसका वो कह रहा है कि क्या करना है, मैंने फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, कि मैंने a इंटरसेक्शन b दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब a और b दोनों के अंदर वो एलिमेंट जो कॉमन है, जो सेम है। अब 8 क्या इसके अंदर मौजूद है? नहीं। क्या 16 इसके अंदर मौजूद है? नहीं। क्या 24 मौजूद है? हाँ। एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 24। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, वो आ गया 24। और इसका पार्ट 3 वो कह रहा है, पार्ट 3 कह रहा है कि ड्रा करो वेन डायग्राम। ड्रा वेन इसकी मुझे वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वेन डायग्राम में ड्रा करनी है इसकी। तो वेन डायग्राम के लिए मैंने पहले तो यूनिवर्सल सेट ले लिया U, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। सेट्स A और सेट B ओवरलैपिंग हो रहे हैं, यानी इनके अंदर एक एलिमेंट्स तो सेम आ रहा है। दोनों के अंदर एलिमेंट सेम कौन सा आ रहा है? 24 सेट A, सेट B। और सेट A में एलिमेंट कौन सा है? 6 है, 12 है, 18 है, 24 तो रिपीट हो रहा है, और 30 है। 20 में कौन कौन सा है? सेट बी में है मेरे पास 8, 16, 24 ऑलरेडी मैंने ले लिया है। और बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो मेरे पास यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। जैसे 2, 4, 6 इसमें मौजूद है ऑलरेडी, तो 8 है, हाँ 8 भी मौजूद है। तो 10 मौजूद नहीं है, 12 भी मौजूद है, 14, तो 16 यहाँ पर मौजूद है, 18 यहाँ पर मौजूद है, 20 मौजूद नहीं है, तो 22 मौजूद है, किसी में नहीं मौजूद है, इन दोनों में। 24 मौजूद है, 26 मौजूद नहीं है किसी में भी। 28 मौजूद है, नहीं दोनों में 28 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर लिख लिया 28। 30 मौजूद है दोनों में, हाँ सेट ए में मौजूद है 30, मैंने लिख लिया। तो ये थी, मैंने सेट्स को वेन डायग्राम के जरिए प्रेजेंट कर दिया। अब पार्ट 2 करते हैं। सवाल 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, वो है मेरे पास x, और x इज एन इंटीजर। x क्या है? x एक इंटीजर है, एंड x जो है वो 0 से बड़ा है, लेकिन लेस देन x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 150, वो 150 से छोटा है और उसके बराबर हो सकता है ये x। इसमें उसने मुझे एक सेट दिया गया है g, और वो है मेरे पास x, और x बराबर होगा 2 की पावर m फॉर इंटीजर m, इंटीजर m, एंड m जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 12 होगा। यानी इस m की जगह मैं 0 से लेकर 12 तक वैल्यूज पुट करूंगा, लेकिन जो x का आंसर आना चाहिए वो 150 से कम ही आना चाहिए। और उसने h भी दिया है, वो है मेरे पास x, और x इज अ स्केयर। x क्या है? वो एक स्केयर होगा। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। पहला पार्ट में वो कहता है कि लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में चीजें आसान हो जाती हैं। पहले इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, उसके लिए पहले यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब तो होगा, पहले तो यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। ये जो x होगा z तमाम के तमाम इंटीजर्स आ जाए। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होते हैं, कंडीशन दी है कि 0 से लेकर 150 तक आने हैं।
और x जो होगा वो 150 से छोटा और उसके बराबर आ सकता है। यहाँ पर कंडीशन मैंने गलत लिखी, कोई तो दूसरे का यूनिवर्सल सेट है, x 0 से बड़ा होगा लेकिन वो लेस देन और इक्वल टू 150 आ सकता है। तो यूनिवर्सल 0 से बड़ा कौन सा है, 1 2 सो ऑन, ये चीज़ जाएगी मेरे पास 150 तक। यूनिवर्सल सेट लिख लिया। इसके बाद सेट जी लिखा मैंने, जी है जी मेरे पास 2 की पावर m, ठीक है। 2 की पावर m, m की ना मैंने 0 से शुरू करना है, m की जगह पहले 0 पुट करूंगा, m 0 से लेकर 12 तक है, 0 पुट किया तो 1 आया, फिर मैंने m की जगह 1 पुट किया तो 2 आया, फिर आया मेरे पास 4, m की जगह 2 पुट किया, m की जगह 3 पुट किया तो मेरे पास 8 आया, फिर आ गया मेरे पास 16, फिर 32 और फिर 64 और फिर 128। इसके बाद जो होगा वो 150 से 150 से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो मैं उसको नहीं लिख सकता, तो यहाँ तक मेरी लिमिटेशन है। जी लिख लिया, एच को लिखा, एक्स क्या है, इज अ स्केयर है, स्केयर ही है एक्स। तो क्या मैं एक्स की जगह क्या वैल्यू लूंगा, स्केयर मैंने वैल्यू लेनी है। जैसे तो स्केयर का लूंगा तो मैंने 2 लेनी है, 4 8 10 इसी तरह मेरे पास स्केयर की वैल्यूज आ जानी है। यानी ना मैंने एच को वो लिखना है जो जो जिनका स्केयर लिया जा सकता है। तो 1 का स्केयर तो 1 लिया जा सकता है, 2 का स्केयर यानी 4 का स्केयर लिया जा सकता है यानी 4। अब 9 का स्केयर भी है, 3 3 9, 4 का भी स्केयर है, 4 चौके 16। और उसके बाद मेरे पास 25 का भी, 36 का भी, 25 का भी, 36 का भी स्केयर लिया जा सकता है। और उसके बाद जी मेरे पास 49 7 7 49 8 8 64 9 9 81 81 का भी, 10 आया 100 भी, 100। और उसके बाद मेरे पास 100 121 11 का स्केयर और 12 का स्केयर 144, 121 और 12 का स्केयर 144। ये होगा मेरे पास एच। लिस्ट लिख लिया मैंने उसको टेबुलर फॉर्म में। और उसका पार्ट 2 कह रहा है कि वो आपने इसको लिखना है। अब पार्ट 2 कह रहा है कि फाइंड करो जी यूनियन एच। पार्ट 2 कह रहा है कि जी यूनियन एच, ये वाले फाइंड आउट करना है। दोनों में ही जो एलिमेंट मौजूद है, तो दोनों में कौन कौन से मौजूद है, एक तो मौजूद है, इधर 2 है, 4 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, 9 भी मौजूद है, 4 9 16। उसके बाद 16 भी मौजूद है, 25 भी मौजूद है और 32 भी मौजूद है, 36 भी मौजूद है, 64 भी मौजूद है, 49 भी, 64 भी और 128 भी। ये चीज़ें इसमें मौजूद है, यूनियन जो दोनों में ही मौजूद है। और इसका पार्ट 3 है कि वो आपने बताना है कि दोनों का इंटरसेक्शन लेकर। तो इंटरसेक्शन लूँगा जब मैं, जो दोनों में ही कॉमन वैल्यू आ रही है वो है 1 4 16 और 36 64 49 नहीं 64 ये दोनों का मैंने इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि इस चीज़ को आप ना प्रेजेंट करो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ऊपर तो उसने कहा था कि ड्रा करो वेन डायग्राम। अब इसका पार्ट 3 कह रहा है कि पार्ट 3 में वो कह रहा है कि कंसिडर द सेट पी, कि एक मेरे पास सेट पी है, कि एक जो सेट पी है वो है बराबर मेरे पास कि x, और x इज अ प्राइम नंबर, x इज p प्राइम नंबर, एंड ये जो x है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, लेकिन वो छोटा और बराबर हो सकता है 20 के, ये वाली चीज़। और उसने एक q भी सेट दिया गया, q इज अ डिवाइजर ऑफ 2 10 x, $210 का जो डिवाइजर है मैंने वो लिखना है।
और यहाँ पर भी वही कंडीशन कि x, यहाँ पर कंडीशन है कि x 0 से बड़ा लेकिन लेस देन और इक्वल टू 20 होना चाहिए। फाइंड पी एंड क्यू। पहले तो इनको ना मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। प्राइम नंबर को पहले टेबुलर फॉर्म में लिखा। x क्या है, x एक में ना प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के ऊपर और 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं। अब प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और मैंने कहा है कि वो 20 से छोटे ही होने चाहिए प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 9 भी होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 और 19। ये है प्राइम नंबर। सेट ऑफ क्यू लिखता हूं मैं, क्या है, डिवाइजर ऑफ 210। जो 210 का डिवाइजर है मैंने वो लिखना है जो 210 के ऊपर डिवाइड होती है जो चीज, जो डिजिट। पहले तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन करके देखता हूँ। 210 पहले तो ये 2 ऊपर गया, 2 एकम 2, इस पर नहीं जाता, 5 दूनी 10। फिर ये 2 के ऊपर जाएगा, अब नहीं जाता तो ये 5 के ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21। ये 3 के ऊपर जाता है, 7 है 21 और 7 का 7। अब 210 जो है मैंने क्या कहा है, x जो है 20 से छोटा होना चाहिए। 210 2 पर भी डिवाइड होता है, 105 पर भी होता है, 21 पर भी होता है, 7 पर भी, 3 पर भी और 5 पर भी। तो मैंने ना इन सभी वैल्यू में से 20 से कम यानी 7, 3, 5 और 2 आएगा। यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। ये वैल्यू मैंने ले ली। ये सेट ऑफ क्यू हो गया। अब वो कह रहा है कि पार्ट 1 में वो पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन बताओ, कि P इंटरसेक्शन Q, ये बताना है उसको। मैंने पार्ट 1 में तो मैंने P इंटरसेक्शन Q लिया। P और Q दोनों में कॉमन एलिमेंट 2, 3, 5 और 7 है। 2, 3, 5 और 7 है ये वाला। इससे नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि फाइंड P यूनियन Q। डायग्राम बनानी है तो बनाने हैं, अगर उसने कहा है। इसकी एक्सरसाइज के जो पीछे क्वेश्चन दिए हैं, यानी सॉल्यूशन सेट दिए हैं, वहां पर उसने डायग्राम्स भी बनाई हैं। तो अगर आपका मन है तो डायग्राम आप खुद भी बना सकते हैं। यूनियन लिया तो P यूनियन Q, ये वाली चीज बराबर होगी जो दोनों सेट्स में मौजूद है, यानी जो दोनों में ही होगी। तो 2, 3, 5, 7, 11, 17 और 19। ये था इसका पार्ट 2। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। दोनों सेट का मैंने यूनियन और A यूनियन B और B यूनियन A लिया तो दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब पहली कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि A यूनियन B बराबर होता है B यूनियन A के। ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। पहली चीज सेटिस्फाई। दूसरी चीज मैं सेटिस्फाई करता हूँ, पहले लेता हूँ A इंटरसेक्शन B। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4 है, बस 4 ही है। और B इंटरसेक्शन A लेता हूँ, दोनों में 4 ही कॉमन है। तो इसका मतलब होगा कि A इंटरसेक्शन B इक्वल है B इंटरसेक्शन A के। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे में वो कह रहा है कि मेरे पास अगर 2 सेट्स दिए गए हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर, इसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर पहले तो मैंने लिख लिया कि वो बराबर होगा मेरे पास 1, 2 सो ऑन, और सेट ऑफ इंटीजर्स होगा मेरे पास 0 जमा -1 जमा -2 सो ऑन। दोनों का पहले तो मैंने निकाला यूनियन A यूनियन B, जो दोनों में ही होगा तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ही आएगा, क्योंकि इंटीजर में सेट ऑफ नेचुरल है। अगर मैं B यूनियन A निकालूं फिर भी सेट ऑफ इंटीजर ही आएगा। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सोल्व होगी। अब यहीं पर अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालूं, A और B में जो कॉमन है इस नेचुरल नंबर में और ये Z में, कॉमन कौन सी चीज़ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही कॉमन है जो इसमें भी है।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए निकालूँ वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। थर्ड वाले में वो कह रहा है, थर्ड वाले में कि मेरे पास अगर सेट ए जो कि बराबर है एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसने कहा है कि जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, और सेट बी कहा गया है कि वो बराबर है मेरे पास रियल नंबर है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन एक्स यानी यहाँ पर जो रियल नंबर सेट ए है ना, ये वाला सेट 0 को शामिल करके 0 से बड़ा होगा, यानी ये जो सेट ए होगा ये मेरे पास 0 को शामिल करेगा और कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये जो सेट बी होगा रियल नंबर ये मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा। अब क्या करना है, दोनों का पहले यूनियन निकालना है कि ए यूनियन बी, दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन होगी, सेट ए ही कॉमन होगा, यानी जो दोनों में चीज़ कॉमन होगी वो होगी सेट बी, बी यूनियन ए निकालूँ वो सेट बी ही यानी रियल नंबर का ही कॉमन आएगा ये सेट बी, तो मेरे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरी है अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालो, दोनों में चीज़ कॉमन आएगी सेट ए, बी इंटरसेक्शन ए निकालो सेट ए कॉमन आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 के अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका टोटल 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि लेट एक सेट दिया गया यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, वो सेट ए भी दिया गया है कि ए बी सी डी जी एच, सेट बी भी दिया गया है, डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ दी सेट और वेन डायग्राम भी मैंने ड्रॉ करनी है। पहली चीज यह है क्वेश्चन नंबर 5, और इसने मुझे यूनिवर्सल सेट दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक दिया गया है, और इसने मुझे सेट ए दिया गया है ए बी सी डी जी एच, और उसने सेट बी दिया गया है मुझे, वो है सी डी ई एफ और जे, ये वाली चीज। तो मैंने करना क्या है, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज ऑफ दी सेट एंड ड्रॉ डायग्राम। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, 3 सेट है, एक यूनिवर्सल है, सेट ए है, सेट बी है, डिमॉर्गन्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई करना है। और डिमॉर्गन्स लॉ मुझे क्या कहता है, ये कहता है कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट के, और इंटरसेक्शन साइन चेंज हो जानी है बी का कॉम्प्लीमेंट। ये मुझे डिमॉर्गन्स लॉ कहता है इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहली चीज मैंने क्या करनी है, पहली चीज मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, उसके लिए पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। ए का कॉम्प्लीमेंट वो होगा मेरे पास यूनिवर्सल डिफरेंस ए, यानी ए के तमाम एलिमेंट छोड़ देने हैं, सिर्फ यूनिवर्सल के वो लेने हैं जो ए में, यानी ए जो रिपीट है, ए बी सी डी तो रिपीट है, लेकिन ई एफ जी एच भी मौजूद है, और आई और जे, ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल के मौजूद हैं। ए का मैंने कोई भी एलिमेंट ले लेना, रिपीट हो रहे हैं तो छोड़ देने हैं यूनिवर्सल से, लेकिन यूनिवर्सल के तमाम एलिमेंट जो ए में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा यूनिवर्सल का, तो फिर सिर्फ यूनिवर्सल ही आ जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, अब मैंने भी लेना है बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल डिफरेंस बी, यूनिवर्सल के और बी के साथ रिपीट कौन से होते हैं, सी डी ई एफ जे, बाकी ए बी सी डी आ रहा है, ई एफ भी आ रहा है, जी और एच
आई भी, जे इसमें आ रहा है। तो ये ले लिया मैंने कॉम्प्लीमेंट ए और बी का। अब मैंने क्या करना है, पहली चीज़ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वो ले लिया जी, मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों के अंदर कॉमन चीज़ है। वो कॉमन चीज़ कौन सी है, एच आई, सिर्फ आई चीज़ कॉमन है, ये वाली चीज़। डे मॉर्गन्स लॉ मैं दोनों भी प्रूव कर सकता हूँ, दोनों में से एक भी प्रूव कर सकता हूँ। मैंने ना सिर्फ ये वाला प्रूव करना है। अब मैंने क्या किया, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, दोनों पहले तो कॉम्प्लीमेंट लेकर फिर इंटरसेक्शन ले लिया, वो आई आ रहा है, दोनों के अंदर सेम है। अब मैंने क्या करना है, दोनों का पहले ए और बी का यूनियन लेना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। पहले मैंने ए यूनियन बी निकाला, तो ए और बी का यूनियन लिया, तो दोनों के अंदर ही जो एलिमेंट्स मौजूद है वो है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी भी मौजूद है, एच भी मौजूद है और जे भी मौजूद है। और इसका लेना है मैंने कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बराबर होगा मेरे पास यूनिवर्सल नेगेटिव ए यूनियन बी, तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए यूनियन बी के यूनिवर्सल में है सिवाय आई के। तो ये मेरे पास आई, तो हैंस प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये चीज़ प्रूव हो गई। अब इसकी वेन डायग्राम ड्रा कर दी। पहली चीज़ एक रेक्टेंगल ड्रा की मैंने, रेक्टेंगल, ये है यूनिवर्सल सेट, ये सेट बी यानी रिपीट हो रहे हैं, ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी। मैंने वेन डायग्राम के जरिए इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, वेन डायग्राम के जरिए प्रेजेंट करना है, तो इसके जरिए जी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आ रहा है, तो इस चीज़ को जब मैं वेन डायग्राम के जरिए प्रेजेंट करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये बन जाएगी मेरे पास 3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल, ये तो रिप्रेजेंट होगा वैसे कि मैं इन सेट्स को रिप्रेजेंट करूंगा, इनको हम लिख सकते हैं कि इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं तो यूनिवर्सल ए यूनियन बी, यूनिवर्सल और ए यूनियन बी। या डायग्राम के जरिए सिर्फ यही चीज़ें प्रेजेंट करनी है। यूनिवर्सल में तो वो चीज़ आएंगी, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूँ, यहाँ पर मैंने लिया था दो सेट्स का यूनियन लूँ, तो वो चीज़ ये आ रही है जो दोनों में मौजूद है। दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लूँ, तो दो सेट्स के इंटरसेक्शन में दोनों में मुझे वो चीज़ कॉमन आ रही है। दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो दोनों में कॉमन आ रही है मेरे पास सी डी, ई नहीं कॉमन आ रहा, एफ भी नहीं कॉमन आ रहा, जे भी नहीं कॉमन आ रहा। बाकी ए में दिया गया है ए बी सी उधर है, डी भी उधर है, जी और एच, और यहाँ पर दिया गया है मेरे पास, यहाँ पे होगा मेरे पास सी भी है, डी भी है, ई एफ और जे, और यूनिवर्सल में क्या होगा, आई, यूनिवर्सल में आई होगा, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। तो ये बन गई इसकी डायग्राम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि यू ए वेरीफाई द फॉलोइंग। तो यूनिवर्सल सेट उसने दिया गया है मुझे, यूनिवर्सल सेट है 1 से 20 तक, और उसने सेट दिया गया है मेरे पास ए, जो कि है 1 3 5, सेट ऑफ ऑड 1 3 5 7 9 19 तक।
19 तक। और उसका पहला पार्ट कह रहा है कि प्रूव करो कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के। दूसरा पार्ट इसका वो कह रहा है कि प्रूव करो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यू के साथ, वो चीज़ आएगी ए की। पहली चीज़ इसमें जो मैंने करनी है वो करनी है कि ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल डिफरेंस ए। तो यूनिवर्सल ए में सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इवन आ जाने हैं, 2 4 6 20 तक। क्या करना है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, सेट ए मेरे पास ये है, कॉम्प्लीमेंट वाला ये है जो दोनों में ही मौजूद है। तो दोनों में क्या आ जाएगा फिर 1 2 3 100 20 तक। तो प्रूव हो गया कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के बराबर होता है। दूसरा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, ए कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, ये 19 तक कॉमन एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि ये तो लगातार 1 2 20 तक है यूनिवर्सल। तो ये वाला सेट ए के बराबर हो गया। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए के। इसका पार्ट वो थर्ड कह रहा है कि प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है एम्प्टी सेट के। ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, सेट ए मेरे पास ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर का सेट है, 1 2 5 7 9, ये सेट ऑफ इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 8, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये एम्प्टी के बराबर होगा। वो आप उस तरीके से कर सकते हैं कि पहले सेट ए लिखा, फिर इंटरसेक्शन के अलामत लगाई, फिर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा, फिर वहां से प्रूव किया एम्प्टी, वैसे भी कर सकते हैं वो चीज़। ये तो मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग है, तो फिर उसको सारे का सारा क्लियर करके ही करते हैं शुरू से। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 में वो कह रहा है कि एक क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 30 को हॉकी खेलना पसंद है। कह रहा है कि आल्सो हर स्टूडेंट लाइक्स करता है कि वो गेम खेले, एटलीस्ट दोनों में से कम वो एक गेम खेलना चाहता है। हर स्टूडेंट ये चाहता है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले 4 गेम, दोनों के दोनों गेम में कौन खेलेगा, हम ये मैंने बताना है। यानी इंटरसेक्शन लेना है 2 सेट्स के दरमियान, ये बताना है। पहली चीज उसने जो मुझे दी गई है कि एक क्लास है जिसके 50 स्टूडेंट हैं, 34 लाइक टू पेस, यानी ना एक क्लास है, कोई भेदभाव के बगैर पूरी की जो टोटल अमाउंट लिखी मैंने पूरी की पूरी क्लास की, तो वो होगी मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ, इसको ना तो सेट सी का भी नाम दे सकता है, कार्डिनलिटी ऑफ, यानी ऐसे स्टूडेंट, पूरी की पूरी क्लास की कार्डिनलिटी मैंने लेनी है, पूरी की पूरी क्लास, ठीक है। वो बराबर होगी कार्डिनलिटी ऑफ ऐसे स्टूडेंट जिनको क्रिकेट सी और जिनको क्या हॉकी खेलना पसंद है, यूनियन, जिसको यानी पूरी की पूरी ना क्लास के स्टूडेंट ही तो ले रहे हैं, पूरी की पूरी क्लास के स्टूडेंट जिनको क्रिकेट खेलना और हॉकी दोनों ही पसंद है, उसकी कार्डिनलिटी दी गई है मेरे पास 55 स्टूडेंट, वो है 55 स्टूडेंट। यार सीधी सी बात, पूरी क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट मौजूद है ना, मैंने उनकी कार्डिनलिटी लिखी कि एन ऑफ पूरे के पूरे स्टूडेंट कितनी है, वो है 55। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि उसके अंदर यानी तमाम के तमाम क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट मौजूद है ना, वो दोनों गेमों में से एक गेम में हिस्सा जरूर लेंगे, उनको एक गेम खेलना तो जरूर पसंद है, क्रिकेट आर मीन यूनियन या हॉकी, ये दोनों के दोनों गेमों तो वो जरूर खेलेंगे। अब कार्डिनलिटी कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, वो है जी मेरे पास 34 स्टूडेंट। अब कितने स्टूडेंट हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है, वो है जी 30 स्टूडेंट। मैंने फाइंड क्या करना है, सवाल का मतलब ये है मैंने फाइंड ऐसा करना है, फाइंड ये करना है कि वो स्टूडेंट बताएं
जिनको दोनों के दोनों हॉकी और क्रिकेट दोनों के दोनों गेमें खेलना पसंद है, मैंने सिर्फ वही बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जिनको क्रिकेट इंटरसेक्शन चीज़ कॉमन होगी और हॉकी खेलना पसंद होगा। अब हमने पढ़ा था, मैंने वहां तक प्रेक्षित बताया था कि यूज हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एंड एक्सक्लूजन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर टू सेट। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन इस्तेमाल करूंगा दो सेट्स के लिए। वो था कि मेरे पास दो सेट्स ए यूनियन बी, वो होगा एन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी फार्मूले की मदद से मैं इसको ओपन करूंगा कि इसका ना पहले यूनियन की फॉर्म में लिख लूंगा, नंबर ऑफ क्रिकेट और हॉकी, तो इसकी कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एच, कितने लोगों को हॉकी खेलना पसंद है, नेगेटिव सी इंटरसेक्शन एच, के कॉमन कौन से लोग होंगे। ये चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ भी, ये तीनों की तीनों चीज़ें गिवन है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी, इसको उठाकर मैं इधर ले आऊँगा एन सी इंटरसेक्शन एच, तो बाकी ये इधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच नेगेटिव एन ऑफ सी यूनियन एच, सबकी वैल्यूज पुट की, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ऐसे स्टूडेंट जिनको दोनों गेमें खेलना पसंद है, क्रिकेट में 34, हॉकी में 30, जिनको दोनों की दोनों सारे के सारे क्लास के स्टूडेंट 55 नेगेटिव 55। तो ये हो जाएगी, पहले तो इन दोनों का सम किया 4 6 नेगेटिव 55, तो मेरे पास टोटल जी 55 9 स्टूडेंट होंगे, 9 स्टूडेंट होंगे जो दोनों गेमों में हिस्सा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 500 एम्प्लॉयज का एक ग्रुप है, टोटल ग्रुप, जिसमें से 250 उर्दू बोलते हैं, 150 इंग्लिश बोलते हैं, 50 पंजाबी बोलते हैं, और 40 जो है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, 30 जो है वो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, और 10 जो है वो उर्दू और पंजाबी। हाउ मैनी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट करना है, कितने स्टूडेंट होंगे जो तमाम की तमाम लैंग्वेजेस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे पास है ना एक ग्रुप आ, जिसके अंदर सबसे पहले तो सेट उन्हें 3 ले गए, सेट उसने 3 लिए, उर्दू का सेट, इंग्लिश का और पंजाबी का। इसका मतलब होगा सेट ए बी और सी। तो उर्दू को रिप्रेजेंट में सेट यू से, इंग्लिश को ई से, पी को पंजाबी से। सबसे पहले तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें दिते गए हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ दिती हैं, उन्होंने कार्डिनलिटी उसने दी है मुझे, जो उर्दू बोलेंगे यूनियन, जो इंग्लिश बोलेंगे यूनियन, जो पंजाबी बोलेंगे वो उसने मुझे दी है। 500 एम्प्लॉयज़ हैं जो इन तीनों में से कम एक लैंग्वेज तो बोलेंगे, ये उसने सवाल में दिया है। और कहा है कि ऐसे उन कार्डिनलिटी जो लोग उर्दू बोलते हैं वो है मेरे पास 250 कार्डिनलिटी जो एम्प्लॉयज़ इंग्लिश बोलते हैं वो है मेरे पास 150, और कार्डिनलिटी वो एम्प्लॉयज़ जो पंजाबी बोलते हैं पी, वो है मेरे पास 50। अब वो एम्प्लॉयज़ जो 40 जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, जो उर्दू एंड इंग्लिश बोलते हैं, वो है मेरे पास 40 एम्प्लॉयज़। और उनकी कार्डिनलिटी वो एम्प्लॉयज़ जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं, वो है मेरे पास 50। इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं वो है 30। और वो एम्प्लॉयज़ जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं वो है 10।
जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं वो है 10। फाइंड आउट करना है वो एम्प्लॉयज़ जो तीनों की तीनों लैंग्वेज फाइंड आउट वो यानी कि बोलेंगे, यानी जो उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं। ये चीज़ मैंने फाइंड आउट करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन फार्मूला फॉर 3 सेट, तीनों के 3 सेट दिए हैं। तो मैंने डायरेक्टली इनका ना फार्मूले के जरिए खोल लेना है कि कार्डिनैलिटी ऑफ, अगर मैं लूँ उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पी, तीनों की कार्डिनैलिटी खोलनी है तो वो आएगा मेरे पास कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ पंजाबी नेगेटिव कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन उर्दू और इंग्लिश नेगेटिव कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू एंड पंजाबी नेगेटिव कार्डिनैलिटी ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी, और प्लस वो जो तीनों के तीनों बोलेंगे उर्दू इंग्लिश पंजाबी। ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। इन सारी की सारी वैल्यूज़ को उठाकर मैं इधर ले आऊँगा, ये मेरे पास इधर ही रह जाएगी कि एन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश एंड पंजाबी, बाकी सारी की सारी उठाकर मैं उधर ले गया। ये तो इधर पॉजिटिव है तो इसको मैंने वैसे ही लिख दिया पॉजिटिव एन उर्दू इंग्लिश पंजाबी, बाकी ये भी नेगेटिव उर्दू नेगेटिव कार्डिनैलिटी ऑफ इंग्लिश नेगेटिव पंजाबी, प्लस का होगा उधर जाकर प्लस का, ये भी प्लस का, इनकी जगह इनकी मैंने वैल्यूज पुट की। कार्डिनैलिटी ऑफ ए उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी वो है 500। नेगेटिव उर्दू बोलने वाले एम्प्लॉय है मेरे पास 250, इंग्लिश बोलने वाले हैं 150, पंजाबी बोलने वाले हैं 50, और वो जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं उर्दू और इंग्लिश वो है 40 प्लस 40, और जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं प्लस 30 एंड प्लस 10। सबको सॉर्ट आउट किया तो मेरे पास बनी जी 500 नेगेटिव 250 नेगेटिव 150 नेगेटिव 50 और प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10 130 एम्प्लॉयज होंगे जो तीनों के तीनों लैंग्वेजेस बोलेंगे। 130 एम्प्लॉयज जो उर्दू भी बोलेंगे इंग्लिश भी बोलेंगे और पंजाबी में भी बात करेंगे, वो होंगे 130 एम्प्लॉयज। अब बात करता हूँ मैं इसके पार्ट नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 इधर ही नहीं, इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि एक ट्रेनिंग सेशन है 17, एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें से 17 बंदों या बंदियों के पास लैपटॉप है, 11 के पास टैबलेट है, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट है, 6 के पास लैपटॉप और बुक्स है, 4 के पास दोनों ही टैबलेट्स और बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव, तीनों के तीनों आइटम्स 8 लोगों के पास हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स एंड बुक्स इज 35। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव द बुक्स? पहली चीज़ में जो मैं लिखता हूँ कि मेरे पास नहीं 10वां नहीं 9 वाला लिखना है, सॉरी ये मैं 10वां वाला पढ़ गया। 9 वाले में कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें से 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी है, 19 पीपल। कार्डिनैलिटी ऑफ ब्लू शर्ट जिन लोगों ने पहनी है वो है मेरे पास 19, और कार्डिनैलिटी ऑफ 15 लोगों ने ग्रीन शर्ट पहनी है वो है मेरे पास 15। 3 लोगों ने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी है, ब्लू एंड ग्रीन 3 लोगों ने पहनी है। 4 ने
एक टोपी भी अब यहाँ पर शामिल होगी, कैप सी एंड ब्लू शर्ट बी। टोपी और ब्लू शर्ट किसने पहनी है? 4 लोगों ने। 2 लोगों ने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी है, कैप एंड ग्रीन शर्ट 2 लोगों ने। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर या ब्लू पहनी हो या ग्रीन शर्ट पहनी हो या कैप पहनी हो इज 25। कह रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ टोटल जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हो, ग्रीन पहनी हो या कैप पहनी हो, वो है मेरे पास 25। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स? कितने लोगों ने सी कैप्स पहनी होगी, ये चीज़ मैंने बताया। उसके लिए वही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फार्मूला इस्तेमाल करूंगा फॉर 3 सेट्स। पहली चीज़ फार्मूला पहले मैंने लिखा कि एन एक कैप है और एक ब्लू शर्ट है और एक ग्रीन है। इसका फार्मूला होगा कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ जी नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड बी नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड जी कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड जी और प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड बी एंड जी। अब उसने ना मुझे ये चीज़ मैंने ना फाइंड आउट करनी, यानी ये चीज़ उसने मुझे दी है, वैल्यूज पुट करनी है। मैं यहाँ पर ये चीज़ उसने दी है, ये है 25। कितने लोगों ने कैप्स पहनी है, ये चीज़ तो मैंने फाइंड आउट करनी है, एन सी प्लस कितने लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी है 90, कितने लोगों ने ग्रीन पहनी है 50, कितने लोगों ने बी एंड जी पहना है, बी एंड जी -3 -4 -2 और प्लस एन सी एंड बी एंड जी -90 -3 -4 -2 90 प्लस 50 -3 -4 -2। ये वाली चीज़ बन जाएगी मेरे पास 25 इज इक्वल टू 25 प्लस एन ऑफ सी कार्डिनलिटी ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ जी। ये चीज़ कैंसल। अब या तो मेरे पास एन ऑफ सी 0 के बराबर हो सकता है या तो मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ सी बी एंड जी। अब ये चीज़ बराबर हो सकती है। कोई बच्चा भी ना कैप पहने, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि किस लोगों ने कैप और ब्लू शर्ट पहनी है, 4 लोगों ने। तो कैप तो पहनी है कि तीनों के तीनों, यानी कि एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसने कैप भी पहनी हो, ब्लू शर्ट भी और जी भी पहनी हो ग्रीन। तो क्या कोई ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जी जिसने शर्ट पहनी हो। तो ऐसा नहीं, ये चीज़ 0 के बराबर होगी। ये चीज़ नहीं होगी लेकिन ये चीज़ 0 के बराबर होगी। तीनों की तीनों चीज़ें तो कोई भी नहीं पहनेगा, तो इसलिए फिर मैं इसको अगेन लिखूंगा। तो सिंगल चीज़ तो नहीं होगी, फिर मैंने क्या करना है, ये डबल चीज़ें जिन लोगों ने पहनी होंगी, डबल यानी 3 + 4 + 2 9। तो मैंने ना क्या करना है, फिर ये बाकी सारी की सारी चीज़ें 0 रख लेनी है मुझे, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सी ये वाली चीज़ एक चाहिए, बाकी क्या चाहिए, बाकी ये एक चीज़ चाहिए नेगेटिव, किसने सी
एंड बी पहना है, एंड किस बच्चे ने कार्डिनैलिटी ऑफ बी एंड जी पहना है, और किसने मेरे पास कैप और ये पहना है यानी ग्रीन शर्ट। ये होल चीज़ तो 25 की इक्वल होगी। इसमें से बाकी चीज़ें यहाँ पर 25 हो जाएंगी, लेकिन प्लस एन ऑफ सी मैंने पीछे बाकी चीज़ें नहीं लिखी, लेकिन फार्मूले की बाकी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। बाकी इन चीज़ों को अगर मैंने लिखा तो वो होगा मेरे पास -4, -3, -2, ये तो ये कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू एन ऑफ सी -9, ये इधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 9 बच्चे होंगे जो लोग कैप पहनेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखता हूँ। 10 है मेरे पास कि एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर नहीं है, ये तो 11वां है। 10वां एक ट्रेनिंग सेशन है जिसके अंदर 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप। एन ऑफ एल 17 पार्टिसिपेंट्स के पास है लैपटॉप, 11 के पास टैबलेट है। 11 पार्टिसिपेंट्स के पास लैपटॉप टैबलेट है और 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट है। लैपटॉप एंड टैबलेट 9 के पास, 4 के पास टैबलेट और बुक है, 4 8 participants have all 3 items, all 3 की 3 आइटम्स, एक पार्टिसिपेंट्स के पास तीनों की तीनों आइटम्स हैं, एल टी एंड बुक, तीनों की तीनों 8 पार्टिसिपेंट्स के पास है 3 आइटम्स। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव 3 आइटम्स, 8 पार्टिसिपेंट्स के पास तीनों की तीनों चीज़ें होंगी, और उसके पास कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप टैबलेट और बुक्स इज 35 होम बाय बुक्स। और उसने ये भी कहा है कि एन एल टोटल जिनके पास इन तीनों में से हो सकती है वो है 35 बुक्स। सिर्फ एन ऑफ बी फाइंड आउट करना है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। उसके लिए एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एल कार्डिनैलिटी ऑफ टी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी बुक नेगेटिव कार्डिनैलिटी ऑफ एल एंड टी एल एंड बी कार्डिनैलिटी ऑफ टी एंड बी यानी बुक्स, और प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एल एंड टी एंड बुक। इन सब की वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया। ये यूनियन वाली चीज़ तो बराबर है 35 के, और कार्डिनैलिटी ऑफ एल लैपटॉप की है 17, कार्डिनैलिटी ऑफ टैबलेट प्लस वो है 11, और कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स वो चीज़ तो मैंने फाइंड आउट करनी है। कार्डिनैलिटी ऑफ बुक फाइंड आउट करनी है। नेगेटिव जिसके पास लैपटॉप और टैबलेट है, लैपटॉप और टैबलेट 9, टैबलेट और बुक 4, -9, -4, -6 प्लस 8 17। ये बन जाएगी मेरे पास 35 इज इक्वल टू 17 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स, ये उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 35 -17, कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 35 -17, ये बन जाएगी मेरे पास 18। तो बुक्स की तादाद मेरे पास होगी 18। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है जी कि एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर 150 यानी 150 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको लेबल दिया गया है कि 1 से लेकर 150 तक एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट। कह रहा है कि एक ना मेरे पास मॉल है, शॉपिंग मॉल,
क्वेश्चन नंबर है 11। उसके अंदर यूनिवर्सल सेट उसने दिया गया है कि वो है मेरे पास एम्प्लॉयज 1 से लेकर 50 तक, 1 2 150, 1 से लेकर 50 तक। और कहा गया है कि द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, और एम्प्लॉयज को फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरीज क्या है? सेट ए की। सेट ए की कैटेगरी है कि 40 एम्प्लॉयज हैं विद सैलरी ऑफ 13K से लेकर 45K, जिनकी 30,000 से लेकर 45,000 सैलरी है। कितनी? 40 एम्प्लॉयज की। फ्रॉम 50 टू 89। कितनी? 50 टू 50, 51, 50 टू 51 टू लेके 89 तक। कहा गया है कि सेट वन जो है एम्प्लॉय, इसकी कार्डिनलिटी भी उसने दी है। सेट ए की कार्डिनलिटी है मेरे पास 40 के 40 एम्प्लॉयज, इनकी तनख्वाह होगी 30K से लेकर 45, 30,000 से लेकर 45K तक। और जो सेट बी होगा वो उसने कहा है कि सेट बी 50 एम्प्लॉयज, कार्डिनलिटी तो 50 होगी, लेकिन उसने कहा है कि 50K से लेकर 80, जिनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर 80,000 होगी, उनको लेबल दिया गया 101 से लेकर 150 तक, 101, 102 से लेकर 150 तक। और कार्डिनलिटी ऑफ बी दी गई है मेरे पास 50। अब एक सेट सी भी दिया गया है, सेट सी भी दिया गया है। वो कहा गया है कि जिनकी तनख्वाह होगी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक केवल, और उनको कहा गया है कि लेबल फ्रॉम 1 टू 49। इनको लेबल दिया गया 1 2 49 तक। और इनकी कार्डिनलिटी ऑफ सी है मेरे पास, ये है मेरे पास 60 एम्प्लॉयज। हाँ 60 एम्प्लॉयज। ये चीज़ें उसने मुझे दी है क्योंकि यूनिवर्सल सेट, एक मेरे पास शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर 150 बंदे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं। और उन एम्प्लॉयज में से ना 3 सेट में उसने उन एम्प्लॉयज को डिवाइड कर दिया। पहले सेट में उसने कहा है कि 50 से लेकर 89 तक एम्प्लॉयज होंगे, 40 एम्प्लॉयज होंगे जिनकी तनख्वाह 30K से लेकर 45K यानी 30,000 से 45,000 तक होगी। दूसरा सेट उसने ले लिया कि 101 से लेकर एम्प्लॉय से लेकर 150 एम्प्लॉयज तक, उनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर 80,000 होगी और उनकी तादाद कितनी है? 50। तीसरा सेट उसने ले लिया कि 1 से लेकर 49 तक एम्प्लॉयज, और इनकी तनख्वाह ज्यादा है क्योंकि ये सीनियर हो गए, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक। और ये कितने एम्प्लॉयज हैं? 60। तो करना क्या है इसमें? इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है जी, इसमें पार्ट ए कि मैंने फाइंड करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी, ये चीज फाइंड आउट करनी है। पहली चीज इंटरसेक्शन सी, पहली चीज मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, वो चीज होगी यूनिवर्सल डिफरेंस ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट मेरे पास कौन सा है? ये वाला। डिफरेंस लेना है ए का इन दोनों में से। यहां तक तो यूनिवर्सल में 150 तक है, लेकिन जो ए के इसमें मौजूद है उनको मैंने एब्सेंट यानी उनको मैंने नहीं लिखना, तो मैं 1 से लेकर पहले 59 तक लिखूंगा, 1 2 सो ऑन 49 तक लिखूंगा क्योंकि ये 50 से शुरू हो रहा है। और मैं 90 से लेके 150 तक चला जाऊंगा। ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, अब लेना है मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल डिफरेंस बी। यूनिवर्सल के अंदर जो बी के एलिमेंट उनको मैंने छोड़ देना, यानी 1 से लेकर 100 तक लिखूंगा मैं, 1 2 100 एलिमेंट। अब करना क्या है? मैंने करना ये है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। पहले क्या किया? इन दोनों का लिया मैंने यूनियन, दोनों में ही एलिमेंट 100 तक तो एलिमेंट मौजूद ही है, 1 2 वो तो इसमें मौजूद है, बाकी 90 से लेकर 100 150 तक इसमें मौजूद है। और इंटरसेक्शन लेना है मैंने सी का। सी सेट मेरे पास है 1 से लेकर 49 तक। अब 1 से लेकर 49 तक ही इसमें कॉमन हो गए। कौन से? 1 से लेकर 49, 1 2 सो ऑन 49 तक, ये चीज़ कॉमन होगी। कहा है पहले ये चीज़। दूसरी चीज़ मैंने कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर 2। नंबर बी, इसमें मैंने कार्डिनलिटी बतानी है।
कि ए का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट से तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। पहली चीज़ ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, मुझे सिर्फ सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल नेगेटिव सी यूनिवर्सल और सी के 1 से लेकर 49 तक इसमें मौजूद है, तो उसको मैं छोड़ दूंगा। 50 से लेकर 150 तक मैंने लिख दिया 50 51 150 तक लिख ली, सी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब मैंने क्या करना है, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है कि बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो लेकर बी का कॉम्प्लीमेंट वो है मेरे पास 1 से लेकर 100 तक 1 2 100 इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट 50 51 150। दोनों के अंदर कॉमन चीज़ कौन सी है, वो है मेरे पास ये 50 से लेकर 51 से लेकर कितनी 100 तक, ये चीज़ इसमें कॉमन है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए लिखूंगा, सेट ए है मेरे पास 50 51 से लेके 89 तक, और इंटरसेक्शन में लिखना है ये वाला सेट, बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाली चीज़ इंटरसेक्शन लिया तो ये होगा मेरे पास 50 से लेके 100 तक 100 तक। अब इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, 50 से लेकर 89 तक डिजिट कॉमन है मेरे पास इसमें 50 51 89। तो ये डिजिट मेरे पास बनेंगे 10 20 29 नहीं 10 20 और 30 39 डिजिट्स। तो ये होंगे मेरे पास 39 कार्डिनलिटी अगर इसकी फाइंड आउट करनी है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। इलेवन वाला 49 15 नहीं 49 ही होगी इसकी 50 51 अच्छा 49 तब होगी, 50 को भी फिर शामिल करना है ना मैंने, 39 ही होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है जी मेरे पास ए पार्ट था इसका 1 2 100 ऑन 49 तक 90 91 से लेकर 100 तक। मैंने गलत लिखा, 11 का पार्ट ए 11 का पार्ट ए, पहले तो मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, वो था मेरे पास 1 2 49 90 और 150। बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, वो है 1 2 से लेकर 100 तक। यूनियन लिया और साथ में कॉम्प्लीमेंट तो वो लेना ही लेना, यूनियन लिया जो दोनों मौजूद होंगे तो वो तो फिर 150, वो तो फिर मेरे पास 100 लेकर उतने होंगे। करना क्या है, सी का फिर लेना है, सी मेरे पास क्या है 1 से लेकर 49 तक। तो जब मैंने सी का इसमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन है, जो दोनों में ही चीज मौजूद होगी वो चीज मैंने लिखनी है। वह गलत होगा तो कोई मसले की बात नहीं, कर लेना आप लोग। 40 बस प्रोसीजर इसको करने का यही है, इसी से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 दो क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि 12 में कह रहा है कि एक सेकेंडरी स्कूल है जिसके अंदर 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फुटबॉल या हॉकी। कितने स्टूडेंट, 125 स्टूडेंट।
12 कह रहा है कि 125 स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं एटलीस्ट या क्रिकेट दे विच, फुटबॉल और हॉकी कितने 125 125 स्टूडेंट या तो वो क्रिकेट में हिस्सा लेंगे या फुटबॉल में या हॉकी में। और कह रहा है कि 60 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, एन ऑफ सी 60 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 70 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, 70 फुटबॉल और 40 हॉकी खेलते हैं, एन ऑफ एच 40 हॉकी खेलते हैं। और कह रहा है 25 स्टूडेंट क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, एन क्रिकेट और फुटबॉल कितने 25 स्टूडेंट। कार्डिनलिटी ऑफ 15 स्टूडेंट फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल हॉकी 15 स्टूडेंट और 10 स्टूडेंट क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी 10 स्टूडेंट क्रिकेट और हॉकी खेलेंगे। और कह रहा है उसमें करना क्या है, पहले पार्ट में मैंने बताना हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट होंगे जो तीनों की तीनों गेमें खेलेंगे। यानी फाइंड क्या करना है मैंने, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ये चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी है कि कितने स्टूडेंट होंगे जो तीनों की तीनों गेम्स को खेलेंगे। उसके लिए पहली चीज़ मैंने क्या करनी है, जो हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फार्मूला पढ़ा था वो लिखूंगा कि एन ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच, ये चीज़ बराबर होगी एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ, कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल कितने लोग फुटबॉल खेलेंगे, प्लस एन ऑफ एच कितने लोग हॉकी खेलेंगे, नेगेटिव एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलेंगे, नेगेटिव एन ऑफ क्रिकेट और हॉकी कितने लोग खेलेंगे, नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल और हॉकी कितने लोग खेलेंगे, और प्लस एन ऑफ मैंने सी इंटरसेक्शन फुटबॉल और हॉकी। यही चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी है कि कितने लोग हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे। तो ये चीज़ इधर ही रहने दूंगा, बाकी इन सारी चीज़ों को उठाकर इधर ले जाऊंगा। तो ये चीज़ इधर ही रहने दी कि एन ऑफ क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, ये चीज़ इधर ही, कार्डिनलिटी ऑफ सी यू एफ यू एच, तीनों गेमें खेलेंगे, नेगेटिव क्रिकेट कौन खेले कितने बच्चे, फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, हॉकी कितने बच्चे खेलते हैं, प्लस क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते हैं, प्लस क्रिकेट और हॉकी कितने बच्चे खेलते हैं, प्लस फुटबॉल और हॉकी कितने बच्चे खेलते हैं। इनकी जगह मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी है। एन फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी तीनों की तीनों गेम में खेलेंगे 125 स्टूडेंट। क्रिकेट अकेला खेलेगा मेरे पास सिर्फ 60 स्टूडेंट क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल 70 स्टूडेंट सिर्फ खेलेंगे, हॉकी सिर्फ 40 स्टूडेंट खेलेंगे, क्रिकेट और फुटबॉल प्लस 25 लोग खेलेंगे, फुटबॉल और हॉकी प्लस 15 लोग खेलेंगे, क्रिकेट और हॉकी मेरे पास 10 लोग खेलेंगे। ये चीज़ें करना क्या है, इन सभी का सम ले लेना है। 125 नेगेटिव 60 नेगेटिव 70 नेगेटिव 40 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10, ये आ गया मेरे पास 5 बच्चे होंगे जो क्रिकेट भी खेलेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे और हॉकी भी खेलेंगे। There are 5 children who played all the games, 5 बच्चे होंगे जो सारी की सारी गेमें खेलेंगे। क्या करना है, prove a Venn diagram showing the distinctions of sports participated in all the games। अब इसको Venn diagrams के जरिए रिप्रेजेंट करना है। Venn diagram, Venn diagram ये तो है यूनिवर्सल सेट, क्रिकेट का फुटबॉल का और हॉकी का 3 सेट उसने दिए हैं। अब फुटबॉल कितने लोग खेलेंगे, क्रिकेट कितने खेलेंगे और हॉकी। सबसे पहले तो ये सारी की सारी तीनों गेमों में से जो सिमिलर है ना, 5 बच्चे होंगे जो सारी की सारी गेमें खेलेंगे, 5 जो क्रिकेट भी खेलेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे और हॉकी भी खेलेंगे। अब मेरे पास क्रिकेट कितने खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं 60 बच्चे, फुटबॉल कितने खेलते हैं 70, हॉकी कितने खेलते हैं 40 बच्चे,
क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते हैं? 25। क्रिकेट और फुटबॉल 25 बच्चे ये दोनों गेमें खेलते हैं। फुटबॉल और हॉकी 15 बच्चे खेलते हैं। फुटबॉल और हॉकी 15 बच्चे खेलते हैं। क्रिकेट और हॉकी 10 बच्चे खेलते हैं। और बाकी तमाम की तमाम गेमें टोटल यूनिवर्सल साइज कितना है? 125। ये थी कि मैंने इसको वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक सर्वे हुआ वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वेयर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। एक सर्वे किया गया जिसमें से 130 लोगों से पूछा गया कि उनका फेवरेट खाना कौन सा है। द सर्वे रिजल्ट शो द फॉलोइंग। और सर्वे रिजल्ट शो हो रहा है 40 पीपल लोगों ने कहा कि हमें निहारी पसंद है। 65 पीपल ने कहा बिरयानी। 50 लोगों ने कहा लाइक कौरमा। इसी तरह उनकी पसंद है। यानी 130 पीपल का ना कंडक्ट किया गया एक रिजल्ट फूड सर्वे। टोटल सर्वे 130 पीपल। पहली चीज़ 40 लोगों ने कहा एन ऑफ निहारी। निहारी को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एन से। कितने लोगों ने कहा निहारी पसंद है? उन्होंने 40 लोगों ने कहा कि हमें निहारी पसंद है। और बिरयानी 130 में से 65 लोगों ने कहा, 65 लोगों ने कहा कि हमें बिरयानी पसंद है। 50 लोगों ने कहा कि हमें कौरमा पसंद है। 50 और 20 लोगों ने कहा कि हमें निहारी और बिरयानी पसंद है। कहा कि हमें निहारी एंड बिरयानी पसंद है। निहारी और बिरयानी 20 लोगों ने कहा कि हमें निहारी और बिरयानी। 35 लोगों ने कहा कि बिरयानी और कौरमा। बिरयानी कौरमा 35 लोगों ने कहा कि बिरयानी और कौरमा। 27 लोगों ने कहा कि निहारी और कौरमा। 27 लोगों ने कहा। 12 पीपल लाइक ऑल थ्री फूड निहारी बिरयानी एंड कौरमा। एन ऑफ बी 12 लोगों ने कहा कि हमें तमाम की तमाम चीज़ें ही पसंद है। एक सर्वे हुआ जिस 120 पीपल वेयर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। टोटल सर्वे ਦੇ ਵਿੱਚ कितने लोग शामिल थे? 130 लोग। टोटल कितने थे? 130 लोग। कंडक्ट कर लिया मैंने पहले तो ये चीज़। पहली चीज़ मैंने वो फाइंड आउट करनी है जो तीनों में से चूज करके लिखी जाएंगी। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फार्मूला यूज़ किया कि एन ऑफ कितने लोग होंगे जिनको यहाँ निहारी पसंद आ सकती है या बिरयानी या कौरमा। उसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूले की वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। पहले मैंने लिखा कार्डिनलिटी ऑफ एन निहारी की 40, कार्डिनलिटी ऑफ बिरयानी प्लस 65, कार्डिनलिटी ऑफ कौरमा प्लस 50। ये तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे। -20, 35, -27। ये प्लस की होगी +12। कितने लोग होंगे जो इनमें से 40 + 65 + 50 -20 -35 -27 + 12 85 लोग होंगे जिनको इन तीनों की तीनों चीज़ों में से चीज़ें पसंद आएंगी। 85 लोग होंगे। एन ऑफ एन यूके। पहले सवाल में उसने पूछा था पार्ट ए में एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा। पार्ट 1 क्लियर। पार्ट ए का जवाब यही है कि कितने लोग होंगे जिनको इनमें से चीज़ें पसंद आएंगी। और दूसरे पार्ट में कहता है कि बी में कि बताएं हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक बिरयानी निहारी एंड कौरमा। कह रहा है कि कितने लोग होंगे पीपल नॉट लाइक जिनको पसंद नहीं आएगी बिरयानी कौरमा और बिरयानी कौरमा एंड निहारी, जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होगा मेरे पास टोटल और जितने लोगों को पसंद आएगी। टोटल माइनस लाइक्ड, हाँ वाली चीज़, ये वाली चीज़ लाइक। टोटल 130 दिए गए हैं और जिनको नहीं पसंद, जिनको पसंद है वो है 85। तो ये आ जाएगा मेरे पास 130 -85
45 45 लोग होंगे जिनको तीनों की तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगी। 85 लोग, 45 लोग होंगे, 45 पीपल, 45 लोग होंगे जिनको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगी। पार्ट 3 में कहता है कि हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी और कोरमा। तीसरे च कह रहा है कि सीधे में ओनली लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, जिनको इनमें से सिर्फ एक ही पसंद आएगा। लाइक वन ऑफ फूड, जिनको निहारी, बिरयानी और कोरमा इनमें से एक ही चीज़ पसंद आएगी, वो चीज़ लिखना है। पहली चीज़, वो लोग जिनको सिर्फ निहारी पसंद है। ओनली वो लोग जिनको निहारी पसंद है, वो लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ निहारी पसंद होगी, और वो लोग होंगे मेरे पास इक्वल टू जिनको सिर्फ निहारी पसंद होगी। तो करना क्या है, मैंने इस को बाहर नेगेटिव, बाकी सारे को इसमें से माइनस कर देना है। निहारी, बिरयानी प्लस होगा मेरे पास n, निहारी और कोरमा, और नेगेटिव होगा तीनों का कॉम्बिनेशन, नेगेटिव होगा तीनों का, निहारी, बिरयानी, कोरमा। निहारी वाले जो लोग थे वो सिर्फ है मेरे पास 40 पीपल, नेगेटिव। निहारी और बिरयानी कितने लोगों को पसंद है, निहारी और बिरयानी 20 प्लस निहारी और कढ़ाई वो है 27, नेगेटिव तीनों का वो है 12। तो ये चीज़ होगी मेरे पास 40, नेगेटिव 20, नेगेटिव 27 प्लस 12, 5। 5 लोग होंगे जिनको सिर्फ निहारी पसंद होगी, 5। जिनको सिर्फ निहारी पसंद है वो सिर्फ 5 लोग होंगे। अब वो लोग जिनको सिर्फ कोरमा पसंद है वो कितने होंगे, एन ऑफ के को निकाल लेना है बाहर, नेगेटिव, बाकी के अंदर वही एन के निहारी और कोरमा प्लस ये होगा मेरे पास निहारी और कढ़ाई, निहारी नहीं, बिरयानी और कढ़ाई, और नेगेटिव एन बी के। वैल्यूज पुट की, कितने लोगों को कढ़ाई पसंद है, 50, एन के निहारी और कढ़ाई 27, बिरयानी और कढ़ाई नहीं वो है 35, तीनों की तीनों चीज़ें जिनको पसंद है 12। ये होंगे 50, नेगेटिव 27, 35 प्लस 12 हैं। 0 लोग होंगे, 0 बंदा होगा जिसको केजी कढ़ाई पसंद आएगी, 0 बंदा होगा। और वो लोग जिनको बिरयानी पसंद है, सिर्फ और सिर्फ ओनली बिरयानी, जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है, एन ऑफ बी नेगेटिव। ये होगा मेरे पास निहारी और बिरयानी प्लस निहारी और कढ़ाई, और नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ निहारी, बिरयानी और कढ़ाई। इनकी जगह अब इनकी वैल्यूज पुट की। कितने लोगों को बिरयानी पसंद है, 65 लोगों को, और निहारी कितने लोगों को पसंद है, एंड भी 20 लोग, एन के 27, नेगेटिव 12, 65 नेगेटिव 20 नेगेटिव
27 प्लस 30 लोग होंगे मेरे पास। 20 35 बी एंड के एन के ये होगा 20, यहाँ पे होगा बी एंड के आएगा बिरयानी, यहाँ पे आएगा बिरयानी बी एंड के, तो वो होंगे 35। बाईस लोग होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ बिरयानी पसंद है। 22 पीपल होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ बिरयानी पसंद होगी। अब लास्ट पार्ट, ड्रा अ वेन डायग्राम। अब इसकी मुझे वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वो है जी ये पीछे उसने दी हुई है, वो है जी निहारी 5 लोगों को, यानी अकेला अकेला ये वाली जैसे ये चीज़ है। तो ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर यूनिवर्सल निहारी बिरयानी कढ़ाई, अकेली अकेली कितने कितने लोगों को पसंद है। निहारी ओनली निहारी मैंने निकाली है, सिर्फ 5 लोगों को पसंद है। ओनली बिरयानी सिर्फ 22 लोगों को पसंद है। और ओनली केक कौरमा 0 लोगों को पसंद है, किसी भी बंदे को पसंद नहीं है। और उसके बाद निहारी और बिरयानी 20 लोग। ये होगा मेरे पास 8 12 23 एंड 50। इसको मैं ज़्यादातर इसको ने एक्सप्लेन तो नहीं किया क्योंकि ना ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, इसलिए इसके ऊपर काफ़ी वक्त लगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने 2 पॉइंट यानी 3.2 एक्सरसाइज को कवर अप किया।